ड्यूलो में मेरा जन्म दो आदमियों ने मिलकर दिया था। एक था क्रिसैंथेमम ड्यूलो युएग्वान और दूसरा था गोस्ट ड्यूलो गी में। क्योंकि लव गॉड ने महसूस किया कि दोनों के बीच का रिश्ता बेहद गहरा है, इसलिए उसने उनके शरीर के रक्तवंश को निकालकर आपस में मिला दिया और आखिरकार तुम अस्तित्व में आए। उस दिन से स्पिरिट हॉल में तुम्हारे एक बड़े पिता और एक दूसरे पिता थे। आज तुम्हारे 6 साल की उम्र में मार्शल सोल जागृत होने का दिन था। पोप बीबी डोंग खुद इसे देखने वाली थी। बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। बिस्तर के पास से गी में की कर्कश आवाज आई। उसी समय युएग्वान भी कमरे में आया और तुम्हें जल्दी तैयार होने के लिए कहा। वो भी ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि आखिर तुम उसका किरोंग तोंगतियन क्रिसैंथेमम विरासत में पाओगे या गी में का परिवर्तित मार्शल सोल। किरोंग तोंगतियन क्रिसैंथेमम एक इमॉर्टल ग्रेड मार्शल सोल था। इससे न केवल अटैक सिस्टम का रास्ता अपनाया जा सकता था, बल्कि इसे फूड सिस्टम मार्शल सोल के रूप में भी विकसित किया जा सकता था। वहीं गोस्ट मार्शल सोल का आधार आत्मा थी। ये गी में के एक बार जीवन मरण के संकट से गुजरने के बाद दूसरी बार परिवर्तित होकर बना एक विशेष मार्शल सोल था। अगर तुम्हें इन दोनों मार्शल सोल्स में से केवल एक चुनना पड़ता तो तुम वास्तव में गोस्ट मार्शल सोल को ज्यादा पसंद करते। इसके बाद युएग्वान और गी में तुम्हें पोप हॉल लेकर आए। ऊंचे मंच पर बीबी डोंग हाथ में राजदंड लिए खड़ी थी और उनके पूरे शरीर से स्वाभाविक दबाव फैल रहा था। पोप को प्रणाम। तीनों ने ज्यादा बातें नहीं की। उन्होंने सीधे तुम्हें 6 कोन वाले मार्शल सोल अवेकनिंग फॉर्मेशन में प्रवेश करने दिया। गी मैंने खुद तुम्हारा मार्शल सोल जागृत करना शुरू किया। जैसे ही अवेकनिंग फॉर्मेशन चमका, तुम्हारी हथेली में हल्के सुनहरे रंग का एक क्रिसैंथेमम धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी पंखुड़ियां एक के ऊपर एक फैली हुई थी और उनसे हल्की खुशबू भी निकल रही थी। ये युएग्वान का इमॉर्टल ग्रेड मार्शल सोल किरोंग तोंगतियन क्रिसैंथेमम था। युएग्वान की आंखें चमक उठी और वो बोलने ही वाला था कि तभी तुम्हारे शरीर से अचानक काली धुंध निकलने लगी। काली धुंध तुम्हारे शरीर के चारों ओर लिपटने लगी और धीरे धीरे एक पतली परत जैसी बन गई। गी में का चेहरा भी उसी क्षण बदल गया। ये मेरा मार्शल सोल है। गी में की बात पूरी होते ही युएग्वान खुशी से हंस पड़ा, क्योंकि तुमने न केवल किरोंग तोंगतियन क्रिसैंथेमम जागृत किया था, बल्कि गी में का मार्शल सोल भी विरासत में पा लिया था। तुम वास्तव में ट्विन मार्शल सोल वाले व्यक्ति थे। ऊंचे मंच पर खड़ी बीबी डोंग की आंखों में भी हैरानी चमकी। ट्विन मार्शल सोल्स वैसे ही बेहद दुर्लभ थे और जागृत हुए दोनों मार्शल सोल्स अलग अलग 2 टाइटल ड्यूलो से विरासत में मिले थे। ऐसी प्रतिभा को केवल उत्कृष्ट कहना भी कम था। तुम अभी अपनी खुशी महसूस कर रहे थे कि अचानक तुम्हारे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। उपयुक्त बाइंडिंग ऑब्जेक्ट का पता चला। हेक्सटेक सिस्टम की बाइंडिंग सफल। अगले ही पल पूरे पोप हॉल का समय पूरी तरह रुक गया। बेबी डोंग और हुलियना वहीं स्थिर हो गए। युएग्वान और गी में भी बिना किसी प्रतिक्रिया के रुक गए। विशाल पोप हॉल में अब केवल तुम ही हिल सकते थे। तुरंत तुम्हारे सामने 5 हेक्सटेक विकल्प दिखाई दिए। पहला था अपग्रेड। हर बार मेडिटेशन के जरिए 2 लेवल की हुनली बढ़ाने पर तुम्हें अतिरिक्त रूप से 1 लेवल की हुनली मिलेगी और तुरंत 2 लेवल की हुनली का इनाम मिलेगा। दूसरा था हेज फंड। तुम्हारा पहला सोल रिंग तुरंत 500 साल बढ़ जाएगा। इसके बाद हर 1 साल बीतने पर सभी सोल रिंग्स की आयु 500 साल और बढ़ती रहेगी। हर बार जब तुम किसी नए सोल मास्टर रेल में प्रवेश करोगे, सोल रिंग की आयु को अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा। तीसरा था गोल्डन एग। इसे खोलने में पूरे 11 साल लगेंगे। खुलने के बाद तुम्हें एक रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। चौथा था लिविंग फोर्ज। तुरंत तुम्हें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट फोर्जिंग डिवाइस मिलेगा। इसके बाद हर 8 साल में तुम्हें एक और मिलेगा। पांचवा था पैंडोराज इक्विपमेंट। ये अभी तक अब्सॉर्ब न किए गए सोल बोन्स को रैंडम तरीके से बदल सकता था और साथ में सीधे एक रैंडम 500,000 ईयर सोल बोन भी देता था। पांचों हेक्सटेक के प्रभाव बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन तुम उनमें से केवल 3 चुन सकते थे। ये कोई गेम नहीं था, ये असली डूलो कॉन्टिनेंट था। तुम अपने भविष्य को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद तुमने अपग्रेड, हेज फंड और लिविंग फोर्ज चुना। हर 2 लेवल पर एक अतिरिक्त लेवल मिलने का मतलब था कि तुम्हारी साधना की गति कम से कम 50% बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे सोल मास्टर का लेवल बढ़ता है, 1 लेवल बढ़ाने के लिए ज्यादा हुनली की जरूरत होती है। इस क्षमता का फायदा भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। दूसरे लोग 3 लेवल की साधना के लिए जितनी मेहनत करेंगे, तुम्हें केवल 2 लेवल पूरे करने होंगे और सिस्टम आखिरी लेवल खुद पूरा कर देगा। हेज फंड को भी छोड़ना संभव नहीं था। अगर तुम्हारा पहला सोल रिंग मूल रूप से 500 साल का था, तो उसे अब्सॉर्ब करने के बाद वो सीधे 1000 साल का हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा रेल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ने वाली आयु भी लगातार बढ़ती जाएगी। तुमने खास तौर पर सिस्टम से पूछा कि सोल रिंग की आयु बढ़ने के बाद क्या शरीर की उसे सहन करने की क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। सिस्टम का जवाब निश्चित था, हाँ। इस तरह उसे छोड़ने का कोई कारण और नहीं बचा। सोल रिंग की आयु जितनी ज्यादा होगी, शरीर भी उतना मजबूत होगा। शरीर जितना मजबूत होगा, वो उतनी ज्यादा आयु वाला सोल रिंग सहन कर सकेगा। इसके साथ अपग्रेड तुम्हारा रेल बढ़ाएगा। दोनों हेक्सटेक आपस में अच्छी तरह जुड़ सकते थे। तीसरा विकल्प लिविंग फोर्ज भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तुरंत एक डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल रहा था और आगे हर 8 साल में एक और। जब तक तुम पर्याप्त समय तक जीवित रहते, तुम्हारे पास लगातार ज्यादा से ज्यादा डिवाइन आर्टिफैक्ट्स होते रहते। जहां तक गोल्डन एग की बात थी, उसे खोलने में 11 साल लगते और रिवॉर्ड भी पूरी तरह अनिश्चित था। तुम उस पर दाव नहीं लगाना चाहते थे। पैंडोरा भले ही 500,000 ईयर सोल बोन दे सकता था, लेकिन सोल बोन लगातार विकसित नहीं हो सकता था। ये बाकी 3 हेक्सटेक की स्थिरता के सामने कहीं कमजोर था। फैसला करते ही 3 प्रिज्म लाइट्स तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गईं। लिविंग फोर्ज भी सिस्टम ने तुम्हें दे दिया। तुमने उसे तुरंत खोलने के बजाय सोचा कि कमरे में लौटने के बाद आराम से अपने लिए सही डिवाइन आर्टिफैक्ट चुनोगे। इसके बाद समय फिर से चलने लगा। बीबी डोंग ने तुम्हारे ट्विन मार्शल सोल्स को देखकर कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक पूछा, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? युएग्वान और गी मैंने तुरंत तुम्हें हल्का सा धक्का दिया और तुमने तुरंत बात समझ लिया और बीबी डोंग को प्रणाम किया। शिष्य आपका अभिवादन करता है गुरु। बीबी डोंग ने हल्का सा सिर हिलाया। इस तरह उसने अपना दूसरा शिष्य स्वीकार कर लिया। बगल में खड़ी हुलियना भी ये देखकर मन ही मन खुश हुई। पहले बीबी डोंग की केवल वही एक शिष्या थी और सामान्य तौर पर उनका पूरा ध्यान उसी पर रहता था। अब एक और बेहद प्रतिभाशाली जूनियर ब्रदर आ गया था। इससे वो आखिरकार थोड़ी राहत महसूस कर सकती थी। इसके बाद तुम्हारी हुनली का परीक्षण किया गया। परिणाम में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुम्हारे पास जन्म से ही पूरी हुनली थी।
बीबी डोंग ने पूछा कि तुम पहले कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम की साधना करना चाहते हो या गोस्ट मार्शल सोल की। तुमने कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम चुना, लेकिन तुम यू ग्वान की तरह अटैक सिस्टम का रास्ता अपनाने वाले नहीं थे। तुम इस इमॉर्टल ग्रेड कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम को फूड सिस्टम मार्शल सोल बनाना चाहते थे। फूड सिस्टम सुनते ही बीबी डोंग और यू ग्वान दोनों थोड़ा हैरान हुए। अधिकांश सोल मास्टर्स के पास चुनाव का अवसर हो तो वे जानबूझकर फूड सिस्टम नहीं चुनते, क्योंकि फूड सिस्टम में आक्रमण की क्षमता कम होती है और शुरुआती दौर में उन्हें अपने साथियों की सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा मानना था कि कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम की असली खासियत यह थी कि उसे खाने के बाद सोल मास्टर के शरीर को वज्र जैसी मजबूत अवस्था तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। यू ग्वान के अटैक सिस्टम वाले रास्ते पर जाने के बाद बढ़ी हुई शक्ति मुख्य रूप से कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम मार्शल सोल में ही दिखाई देती थी। केवल कुछ विशेष सोल स्किल जारी करने के समय ही वो वज्र जैसी मजबूती का प्रभाव दिखा सकता था, लेकिन यू ग्वान के अपने शरीर में वास्तविक बदलाव नहीं आया था। अगर कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम को फूड सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए तो बनाए गए क्रिजैंथमम को सीधे खाया जा सकता था। इससे शरीर को मजबूत और शुद्ध करने का अवसर मिलता और तुम्हारे मार्शल सोल से बने फूड का प्रभाव निश्चित रूप से सामान्य फूड सिस्टम मार्शल सोल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता। इसके अलावा तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल्स भी थे। शुरुआती दौर में तुम कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम से सहायता ले सकते थे। जब शरीर की मजबूती और लेवल पर्याप्त हो जाए तब गोस्ट मार्शल सोल के लिए सोल रिंग्स जोड़ना शुरू कर सकते थे। उस समय तुम्हारे पास लड़ने की शक्ति की कोई कमी नहीं होगी। बीबी डोंग को लगा कि तुम्हारी बात तर्कसंगत है, इसलिए उसने तुम्हारी पसंद स्वीकार कर ली। उसने तुम्हें पहले स्पिरिट हॉल की मेडिटेशन मेथड सीखने को कहा। सोल रिंग की बात में अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। वो किसी को तुम्हारे कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम के लिए सबसे उपयुक्त सोल बीस्ट खोजने भेजेगी। पोप हॉल से बाहर आने के बाद यू ग्वान ने माना कि तुम्हारा विचार अच्छा था। उसी समय उसे खुद ये नहीं पता था कि उसका मार्शल सोल वास्तव में प्रसिद्ध कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम है, और क्योंकि वो अकेला था उसे अपनी रक्षा के लिए सबसे आसान रास्ता चुनना पड़ा था, अटैक सिस्टम। हालांकि यू ग्वान अब लेवल 95 टाइटल दूल्हो था, लेकिन उसी लेवल के अटैक सिस्टम सोल मास्टर्स के बीच उसकी लड़ाकू क्षमता बहुत मजबूत नहीं मानी जाती थी, क्योंकि कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम की सबसे मजबूत विशेषता मूल रूप से सीधा आक्रमण करना नहीं थी। तुमने फूड सिस्टम चुना था। इससे न केवल इमॉर्टल ग्रेड मार्शल सोल की क्षमता पूरी तरह इस्तेमाल की जा सकती थी, बल्कि यू ग्वान का पुराना अफसोस भी पूरा हो सकता था। अगर भविष्य में तुम फूड सिस्टम टाइटल दूल्हो बन गए तो तुम्हारे द्वारा बनाए गए फूड को भी इमॉर्टल ग्रेड कहा जा सकता था। उस समय ये इमॉर्टल ग्रेड फूड शायद यू ग्वान की शक्ति बढ़ाने में भी मदद कर सकते थे। ये सुनकर यू ग्वान भी तुम्हारे पहले सोल स्किल को लेकर उत्साहित हो गया। जहां तक गोस्ट मार्शल सोल की बात थी, तुम गुई मेई की राह को पूरी तरह दोहराना नहीं चाहते थे। चूंकि इस मार्शल सोल का आधार आत्मा था और इसका सीधा संबंध मेंटल पावर से था, इसलिए तुम मेंटल और नेदर को मिलाकर एक ऑलराउंड रूट अपनाने वाले थे। मेंटल अटैक, मेंटल कंट्रोल, स्टेल्थ, टेलीपोर्टेशन और कुछ ऐसे सोल स्किल्स जो सीधे लड़ाई खत्म कर सके। यही तुम्हारे दूसरे मार्शल सोल के विकास की दिशा थी। गुई मेई ने तुम्हें याद दिलाया कि गोस्ट मार्शल सोल में नेदर एट्रीब्यूट होने के कारण भविष्य में तुम केवल नेदर, डार्क या एट्रीब्यूट लेस सोल रिंग्स ही अब्सॉर्ब कर सकते हो। जहां तक सटीक संयोजन की बात थी, उसे बाद में धीरे धीरे तय किया जा सकता था। तुम चाहते थे कि पहला सोल स्किल शरीर की मजबूती बढ़ाने से जुड़ा हो, लेकिन जिंगांग की तरह सीधे शरीर की ताकत बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि कीरोंग तंगतियन क्रिजैंथमम की वज्र जैसी मजबूती वाली विशेषता को सामने लाने वाला हो। अगर पहला सोल स्किल ऐसा फूड बना सके जिसे लंबे समय तक खाया जा सके, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके शरीर को बदलते हुए आखिरकार वास्तविक वज्र शरीर बनाया जा सकता था। यू ग्वान को भी ये विचार अच्छा लगा। उसने तय किया कि सबसे पहले डिफेंसिव टाइप सोल बीस्ट खोजी जाएगी, लेकिन उसने तुम्हें याद दिलाया कि फूड सिस्टम सोल मास्टर्स द्वारा बनाए गए फूड को खुद खाने पर उसका प्रभाव आमतौर पर आधा हो जाता है। ये फूड सिस्टम की एक सामान्य समस्या थी। कमरे में लौटने के बाद गुई मेई ने तुम्हें मेडिटेशन मेथड सिखाना शुरू किया। मेडिटेशन का मूल उद्देश्य बाहरी ऊर्जा को शरीर में खींचना, उसे शरीर के भीतर एक चक्र पूरा करवाना और फिर उसे अपनी होनेली में बदलना था। गुई मेई के मार्गदर्शन में तुमने आसपास की ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। 2 घंटे से भी कम समय में तुमने पहली बार सफलतापूर्वक होनेली का संचालन पूरा कर लिया। गुई मेई के चेहरे पर भी दुर्लभ संतुष्टि दिखाई दी। उसे लगा कि तुम्हारी समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। तुम रात तक साधना करते रहे, फिर अकेले अपने कमरे में लौट आए। दरवाजा बंद करने के बाद तुम्हारी चेतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर गई। दिन में मिला लिविंग फॉर्स तुम्हारे सामने हवा में तैर रहा था। जैसे ही तुमने उसे खोला, 4 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स एक साथ दिखाई दिए। पहला था डार्क नाइट बो। ये अटैक स्ट्रेंथ और अटैक स्पीड बढ़ा सकता था। हर 10 बार हमला करने के बाद ये अपने आप एक डिवाइन बो एरो जैसी शक्ति निगुंजित करता था। ये डिवाइन वेपन 5 गुना बेसिक होनेली के बराबर डिवाइन सोल डैमेज कर सकता था और लगातार 3 टारगेट्स को भेज सकता था। इसके धारण करने वाले को डार्क नाइट कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलता था, जो डिवाइन लेवल से नीचे की मेंटल चार्म, मेंटल कंट्रोल और मेंटल अटैक से प्रतिरक्षा देता था। दूसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट था सोल ब्रू। ये सोल स्किल्स की शक्ति को काफी बढ़ा सकता था। हर बार जब कोई सोल स्किल टारगेट पर लगती तो एक स्टैक बढ़ता। अधिकतम स्टैक तक पहुंचने के बाद दुश्मन की होनेली के संचालन की गति भी कम की जा सकती थी। तीसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट था डॉन होली शील्ड। ये एनर्जी, डिफेंस और मेंटल डिफेंस बढ़ा सकता था। लड़ाई जितनी लंबी चलती, डिफेंस बूस्ट उतना ही ज्यादा होता जाता। अगर भविष्य में तुम्हें डस्क होली शील्ड भी मिल जाता तो दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट्स आपस में विशेष संयोजन बना सकते थे। आखिरी डिवाइन आर्टिफैक्ट था लोटस जूस ग्लव्स। ये अटैक स्पीड बढ़ा सकता था। हर अटैक के समय एक निश्चित संभावना रहती थी कि वो अतिरिक्त रूप से एक कॉम्बो अटैक कर दे। चारों डिवाइन आर्टिफैक्ट्स कमजोर नहीं थे, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी। डार्क नाइट बो की मेंटल अटैक इम्यूनिटी ठीक वही थी जिसकी तुम्हें जरूरत थी। ये तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर सकती थी और हुलियाना की सबसे मजबूत चार्म एबिलिटी को भी काउंटर कर सकती थी। इसके अलावा डार्क नाइट बो का अटैक टारगेट पर एक हिडन इफेक्ट भी लगा सकता था, जो लगातार उसकी होनेली को खत्म करता रहता था। गोस्ट मार्शल सोल की मेंटल रूट के साथ ये लगभग तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त डिवाइन आर्टिफैक्ट था। तुमने डार्क नाइट बो चुना। डिवाइन आर्टिफैक्ट तुरंत तुम्हारी आत्मा में विलीन हो गया। दूसरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और न ही इसे तुम्हारे शरीर से छीन सकते थे। अगर तुम खतरे में पड़ते तो डिवाइन आर्टिफैक्ट अपने आप तुम्हारी रक्षा करता। तुमने मन में सोचा। अगले ही पल एक गहरे बैंगनी लंबा बो तुम्हारे हाथ में दिखाई दिया। उसके भीतर मानो ऊर्जा लगातार बह रही थी। हालांकि तुम्हारी वर्तमान उम्र बहुत कम थी और तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट की असली शक्ति अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पहले से ही तुम्हारा एक मजबूत ट्रम्प कार्ड बन चुका था। लेकिन डिवाइन आर्टिफैक्ट का अचानक प्रकट होना एक उचित कारण मांगता था। उन्होंने जल्दी ही सोचा कि डिवाइन नाइट बो और भविष्य में सोल रिंग की आयु में होने वाले बदलावों का पूरा श्रेय डिवाइन इनहेरिटेंस को दिया जा सकता है। हेज फंड तुम्हारे पहले सोल रिंग को सीधे 500 साल बढ़ा सकता था और बचपन से ही एसेंस जेली खाने के कारण तुम्हारे शरीर की मजबूती समान लेवल के सोल मास्टर से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जब तुम अपना पहला सोल रिंग एब्जॉर्ब करोगे तो वो सीधे 1000 साल का हो सकता था। पहला सोल रिंग ही 1000 साल का और साथ में एक डिवाइन वेपन। अगर तुम ये कहो कि तुम्हें डिवाइन इनहेरिटेंस प्राप्त हुई है तो यू ग्वान और गुई मेई को भले ही संदेह हो, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता था। अगली सुबह गुई मेई ने तुम्हारे लिए फिर से कक्षाएं तय कर दी। सुबह
सोल बीस थ्योरी, दोपहर में गोस्ट मार्शल सोल का अभ्यास, रात में खुद से मेडिटेशन। जब तुम्हारी शक्ति पर्याप्त हो जाएगी तब तुम्हें स्पिरिट हॉल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी में भेजा जाएगा। थ्योरी टीचर ने तुम्हें बताया कि अलग अलग सोल बीस्ट में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद मिलने वाले सोल स्किल की दिशा भी अलग होती है। जंगल में सोल बीस्ट की आयु का अनुमान मुख्य रूप से उसके शरीर के आकार, उसकी ऑरा और उसकी विशेष शारीरिक विशेषताओं से लगाया जाता है। अगर सोल बीस्ट की आयु का गलत अनुमान लगाया गया तो न केवल सोल रिंग का एब्जॉर्प्शन असफल हो सकता है बल्कि वास्तविक लड़ाई में दुश्मन की शक्ति को कम आंकने के कारण अपनी जान ली जा सकती है। तुमने इन सभी बातों को ध्यान से याद कर लिया। दोपहर में गुई मेई ने तुम्हें सोल रिंग के बिना दूसरे मार्शल सोल का इस्तेमाल करना सिखाना शुरू किया। पहली तकनीक थी नेदर नीडल, नेदर पावर को दबाकर एक बेहद पतली सुई में बदलना, जिसका इस्तेमाल अचानक हमला करने और टारगेट की जांच करने के लिए किया जा सकता था। तुमने लगातार 20 बार कोशिश की, तब जाकर मुश्किल से एक टेढ़ी मेढ़ी काली पतली सुई बना पाए। हालांकि उसकी शक्ति अभी बहुत कमजोर थी, फिर भी गुई मेई ने माना कि तुम्हारी कंट्रोल स्पीड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। दूसरी तकनीक थी शैडो स्टेप, नेदर पावर को दोनों पैरों पर फैलाकर थोड़े समय के लिए मूवमेंट स्पीड बढ़ाना। गुई मेई ने एक कदम आगे बढ़ाया, अगले ही पल वो 5 मीटर दूर दिखाई दिया। उस जगह केवल एक परछाई बची थी। नेदर नीडल और शैडो स्टेप ही अगले 1-2 साल तक तुम्हारी मुख्य अभ्यास की क्षमताएं होने वाली थी। लगातार होनेली खर्च करना और फिर मेडिटेशन के जरिए उसे रिकवरी करना, इसी प्रक्रिया से होनेली के संचय की गति भी बढ़ाई जा सकती थी। 5 दिन बाद बीबी डोंग और युगवान ने तुम्हारे पहले सोल रिंग के लिए उपयोग 30 सोल बीस्ट चुन लिए। हर सोल बीस्ट की आयु और उससे पैदा होने वाले संभावित सोल स्किल का रिकॉर्ड भी मौजूद था। बीबी डोंग खुद नहीं गई, इसके बजाय उन्होंने युगवान और गुई मेई को तुम्हें लेकर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाने को कहा। 2 लेवल 95 टाइटल दुलों की सुरक्षा में आसपास के सोल बीस्ट तुम्हारे पास आने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे। जंगल में प्रवेश करने के बाद तुम्हें क्रमशः आयरन शेल, टर्टल, वज्र, एक मिस्टीरियस आर्मर, राइनोसेरस और फ्लेम स्पिरिट हॉर्स मिले, लेकिन या तो उनकी आयु उपयोग नहीं थी या फिर उनका मार्शल सोल के साथ कंपैटिबिलिटी पर्याप्त अच्छी नहीं थी। युगवान तुम्हारे लिए कोई भी सोल बीस्ट यूं ही चुनना नहीं चाहता था। तुम्हारा शरीर सामान्य सोल मास्टर्स की तुलना में बहुत अधिक उम्र वाले पहले सोल रिंग को सहन कर सकता था। अगर बहुत कम आयु वाला सोल बीस्ट चुना जाता तो ये तुम्हारी शारीरिक प्रतिभा को बर्बाद करना होता। 10वें दिन की सुबह तक तुम लोग आगे बढ़ते रहे। अचानक गुई मेई ने कदम रोक दिए। सामने घने जंगल की गहराई में हल्की सुनहरी रोशनी से चमकती हुई कुछ लताएं दिखाई दी। वे एक विशाल पेड़ से लिपटी हुई थी, उनकी सतह पर सुनहरी धारियां बनी हुई थी। युगवान ने एक नजर में पहचान लिया, ये गोल्डन वज्रा वाइन है। 30 सोल बीस्ट में इसका स्थान पहले नंबर पर था। इसका ब्लड लाइन बेहद दुर्लभ था, इसकी क्षमता भी बेहद एकतरफा थी। इसकी एकमात्र विशेषता थी अत्यंत शक्तिशाली डिफेंस। गोल्डन वज्रा वाइन भी प्लांट टाइप सोल बीस्ट थी और कीरोंग तोंगतियन क्रिजांथेमम के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बेहद अच्छी थी। सामने मौजूद गोल्डन वज्रा वाइन लगभग 600 साल पुरानी थी। ये ठीक उसी सीमा में थी जिसे तुम्हारा शरीर सहन कर सकता था। तुमने गोल्डन वज्रा वाइन को चुनने का फैसला किया। गुई मेई ने तुरंत नेदर पावर छोड़ी। वो पेड़ के तने से होकर जमीन के भीतर पहुंची और मिट्टी में फैली गोल्डन वज्रा वाइन की जड़ों को धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट करने लगी। लेवल 95 टाइटल दुलो के सामने 600 साल पुरानी गोल्डन वज्रा वाइन बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। जब उसकी जड़ें पूरी तरह सूख गईं, तब तुमने एक खंजा निकाला और उसके मुख्य तने के निचले हिस्से पर आखिरी बार किया। तुम्हारे सामने एक पीला सोल रिंग दिखाई दिया। तुम तुरंत पद्मासन में बैठ गए और सोल रिंग को अपने शरीर में खींचना शुरू कर दिया। साथ ही मन बार बार यही सोचते रहे कि तुम्हें फ्रूट सिस्टम सोल स्किल चाहिए। सोल स्किल बनने की प्रक्रिया में कुछ रैंडमनेस जरूर होती थी, लेकिन लंबे समय से विरासत में चले आ रहे कुछ परिवारों के पहले 3 सोल स्किल्स आमतौर पर काफी निश्चित होते थे। तुम्हारा मानना था कि अब्जॉर्प्शन के समय मन में चलने वाले विचार भी सोल स्किल के बनने को प्रभावित कर सकते हैं। 600 साल पुरानी गोल्डन वज्रा वाइन की शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके लगातार तुम्हारी मेरिडियंस पर प्रहार करने लगी, लेकिन लंबे समय से एसेंस जेली का सेवन करने के कारण तुम्हारे शरीर की मजबूती बेहद ज्यादा थी। तुमने जबरदस्ती उस पूरी ऊर्जा को सहन कर लिया। यह अब्जॉर्प्शन पूरे 1 दिन और 1 रात तक चलता रहा। जब सोल रिंग स्थिर होने वाला था तभी अचानक एक अनपेक्षित बदलाव हुआ। मूल रूप से पीले रंग का पहला सोल रिंग तेजी से बैंगनी रंग में बदलने लगा। 1000 साल पुराने सोल रिंग की बैंगनी रोशनी तुम्हारे चारों ओर लगातार घूमने लगी। संभवतः यह हुनगी के निर्माण को भी प्रभावित कर सकता है। 600 साल पुराने किंगांतंग की शक्ति शरीर में प्रवेश करने के बाद लगातार तुम्हारी मेरिडियन पर प्रहार करती रही। लंबे समय तक सेन जाओ का सेवन करने से प्राप्त मजबूत शरीर के सहारे तुमने जबरदस्ती सारी ऊर्जा को सहन कर लिया। यह अवशोषण पूरे 1 दिन और 1 रात तक चलता रहा। जब हुनहुआन स्थिर होने वाला था तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। मूल रूप से पीले रंग का पहला हुनहुआन तेजी से बैंगनी रंग में बदल गया और 1000 साल पुराने हुनहुआन की रोशनी तुम्हारे चारों ओर तैरने लगी। इसके तुरंत बाद अनवी जिगुंग भी अपने आप हवा में प्रकट हो गया। शंकी से निकलने वाली आभा ने युगवान और गेमे दोनों को हैरान कर दिया। ये वो शक्ति थी जो सामान्य हुनली में बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तुमने पहले से बनाई गई योजना के अनुसार युगवान और गेमे को बताया कि हुनहुआन को अवशोषित करते समय तुम्हें अचानक किसी रहस्यमयी शक्ति की विरासत मिल गई थी। इसी कारण हुनहुआन की आयु बढ़ गई और अनवी जिगुंग भी उस रहस्यमयी शक्ति द्वारा दिया गया शंकी था। रहस्यमयी शक्ति की विरासत, ये 4 शब्द सुनकर युगवान और गेमे दोनों वहीं ठिठक गए। युगवान अनवी जिगुंग की जांच करना चाहता था। गेमे ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, एक बेहद शक्तिशाली अनवी की आभा सीधे उसके मानसिक समुद्र में प्रवेश कर गई। गेमे ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, यहाँ तक कि उसे जो एक फांगो दुलो था भी मानसिक समुद्र में तेज दर्द महसूस हुआ। ये धनुष न केवल अपने मालिक को पहचान चुका था, बल्कि इसका वजन भी बाहर से दिखाई देने की तुलना में कहीं ज्यादा था। दूसरे लोग इसे सामान्य रूप से उठा भी नहीं सकते थे। तुमने ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी हुनली अभी बहुत कम है बताया कि अगर तुम जबरदस्ती अनवी जिगुंग का इस्तेमाल करो तो अधिकतम केवल 1 तीर चला सकते हो। इसके बाद तुम्हारे मन में विचार आते ही शंकी दोबारा तुम्हारे शरीर के भीतर समा गया। शरीर की जांच पूरी करने के बाद तुम्हारी हुनली सीधे 14वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। सामान्य रूप से 600 साल पुराने हुनहुआन को अवशोषित करने पर हुनली लगभग 2 स्तर ही बढ़ती थी, लेकिन तुम्हारी हुनली पूरे 4 स्तर बढ़ गई थे। युगवान और गेमे ने सोचा कि शायद हुनहुआन की आयु बढ़ने या शंकी के शरीर में प्रवेश करने के कारण अतिरिक्त हुनली मिली होगी। वास्तव में अतिरिक्त 2 स्तर उस जवाले के कारण मिले थे जो सबिग्लो ने शुरुआत में तुम्हें दिया था। इसके बाद तुमने अपना पहला हुंजी इस्तेमाल किया, कोनतेन जिंगुच। हुंजो के साथ ही सुनहरे रंग की झुकिया की पंखुड़ियां मैदान के बीच दिखाई देने लगी। इस हुंजी का नाम था कीरोंग हुसेनबात। इसे खाने के बाद रक्षा और प्रतिरोध दोनों में 50% की वृद्धि हो सकती थी और इसका प्रभाव 3 महीने तक रहता था। एक बार में 10 पंखुड़ियां बनाई जा सकती थी। इसके अलावा कीरोंग हुसेनबात को पूरे 1 महीने
महीने तक संग्रहित करके रखा जा सकता था। कम स्तर के शगुन सी हुंशीर के लिए इतना लंबा भंडारण समय सामान्य पहले हुंजी से कहीं अधिक था। तुमने खुद एक पंखुड़ी खा ली, तुरंत ही हल्की सुनहरी रोशनी ने तुम्हारे पूरे शरीर को ढक लिया, क्योंकि शगुन सी हुंशीर द्वारा अपने ही बनाए हुए शगुन का सेवन करने पर प्रभाव आधा हो जाता था। इसलिए तुम्हें केवल 25% वृद्धि ही मिली, लेकिन तुम साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि तुम्हारे शरीर के भीतर गहरा बदलाव हो रहा था। युगवान ने उस सुनहरी रोशनी को देखते ही पहचान लिया कि ये कीरोंग तोंगतियन जुग के किंगांग बुहत प्रभाव की विशेषता थी। अगर तुम लंबे समय तक इनका सेवन करते रहे तो तुम्हारा शरीर लगातार मजबूत और परिष्कृत होता रहेगा। भविष्य में वास्तव में एक शगुन सी हुंशीर के रूप में तुम्हारे पास जेन्युइन किंगांग बुहत बनने की संभावना हो सकती थी। इसके तुरंत बाद तुमने 2 और पंखुड़ियां बनाकर युगवान और गीमे को दे दी। दोनों फंगहोदुल्लों ने उन्हें खाने के बाद देखा कि उनकी रक्षा और प्रतिरोध भी समान रूप से 50% बढ़ गए। सामान्य रूप से शगुन सी हुंशीर द्वारा बनाए गए शगुन का प्रभाव अपने से बहुत अधिक स्तर वाले शगुन पर काफी कम हो जाता था, लेकिन तुम्हारे कीरोंग हुसैन बत में वृद्धि का प्रतिशत निश्चित था। भले ही तुम्हारी होनेली अभी केवल 14वें स्तर की थी, तुम्हारे द्वारा बनाई गई कीरोंग हुसैन बत फिर भी फंगहोदुल्लों को पूरी तरह मजबूत कर सकती थी और प्रत्येक पंखुड़ी को बनाने में लगने वाली होनेली भी निश्चित थी। उपयोगकर्ता का स्तर बढ़ने के साथ निर्माण की होनेली लागत नहीं बढ़ती थी। पूरे दैपक में निश्चित प्रतिशत से वृद्धि करने वाले उपकरण में सबसे प्रसिद्ध केवल सिब्बाल यूलितात था, लेकिन सिब्बाल यूलितात को उच्च स्तर के शगुन को जंबू देते समय अधिक होनेली खर्च करनी पड़ती थी और फंगों का समय भी सीमित होता था। वहीं तुम्हारे द्वारा बनाई गई पंखुड़ियों को पहले से पूरे 1 महीने के लिए तैयार करके रखा जा सकता था। अगर पर्याप्त संख्या में पंखुड़ियां पहले से तैयार कर ली जाएं तो सिद्धांत रूप से लगातार उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि युगवान और गीमे ने भी नहीं सोचा था कि सिंपल बुकवन में ऐसी विशेषता हो सकती है। युगवान ने यह भी पाया कि कीरोंग हुसैन बत उस पर भी प्रभावित था, क्योंकि उसके पास भी कीरोंग तोंगतियन जुग बुकवन था। अगर वो लंबे समय तक इन पंखुड़ियों का सेवन करता रहा तो उसके शरीर को भी बदलने का मौका मिल सकता था और वो अपने जीवन भर के उस अफसोस को पूरा कर सकता था कि वो अभी तक किंगांग बुहत शरीर नहीं बना पाया था। 5 दिन बाद तुम तीनों फिर से बुकवन शहर लौट आए। याखुंगडेंग में तुमने कीरोंग तोंगतियन को बाहर निकाला। एक बैंगनी हुनवान धीरे धीरे तुम्हारे पैरों के नीचे से ऊपर उठने लगा। तुम्हारे पहले हुनवान को सीधे चैनिन हुनवान बनते देखकर हुलिया खुद को रोक नहीं पाई और हैरानी से चीख उठी। बीबी दोंग भी अपनी जगह से खड़ी हो गई, क्योंकि इस तरह का हुनवान पैचे सामान्य सुनहर की समझ से बिल्कुल बाहर था। गोईबाई ने समझाया कि हुनवान को अवशोषित करते समय तुम्हें रहस्यमयी शक्ति की विरासत मिली थी। इससे न केवल पहला हुनवान चैनिन हुनवान बन गया, बल्कि तुम्हें एक ऐसा शंकी भी मिला था जो पहले ही तुम्हें अपना मालिक स्वीकार कर चुका था। बीबी दोंग ने तुरंत तुम्हें अनवी जिगुंग को बाहर निकालने के लिए कहा। शंकी के प्रकट होते ही वो तुरंत तुम्हारे सामने पहुंच गई और अपना हाथ सांस जिसुरे के धनुष पर रखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ अनवी की शक्ति सीधे उसके मानसिक समुद्र में प्रवेश कर गई। बीबी दोंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वो लगातार 2 कदम पीछे हट गई, यहाँ तक कि वो भी इस पहले से बेनूच खा चुके शंकी को जबरदस्ती छू नहीं सकी। इसी समय एक आकृति बिना किसी आवाज के क्योहंग डेन में आ गई। उस व्यक्ति के लंबे सुनहरे बाल थे। उसने अपनी हुनेली तक प्रकट नहीं की थी, फिर भी पूरे दिन में भारी दबाव फैल गया। वुकवान डेन के दाग ओपंग शंतालियों ने तुम्हारे हाथ में मौजूद अनवी जिगुंग को देखा और केवल 4 शब्द कहे, शन की शीशिया। आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन वो वास्तव में शन की शक्ति थी। शंतालियों ने शंकी की उत्पत्ति के बारे में पूछा। तुमने पहले से तैयार जवाब के अनुसार कहा कि शंकी की विरासत प्राप्त करते समय ये शंकी भी तुम्हें साथ में मिला था। ये सुनकर शंतालियों की तुम्हें रुचि बढ़ गई। उसने यहाँ तक कि बीबी दोंग के सामने तुमसे पूछा कि क्या तुम उसके शिष्य बनना चाहोगे। बीबी दोंग ने तुरंत बहने सिकोड़ ली और शंतालियों को याद दिलाया कि तुम पहले ही उसके शिष्य बन चुके हो। ये देखकर कि बीबी दोंग तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं थी, शंतालियों ने आगे बहस नहीं की। इसकी बजाय उसने तुम्हें एक लिबलेन दिया और कहा कि भविष्य में अगर कभी ऐसी समस्या आए जिसे बीबी दोंग हल न कर सके तो तुम सीधे कुपंग डेन जाकर उसे ढूंढ सकते हो। शंतालियों के जाने के बाद तुमने तुरंत लिबलेन को नहीं रखा। पहले तुमने बीबी दोंग की राय पूछी, क्योंकि कुपंग डेन और कुपंग डेन के बीच हमेशा कुछ मतभेद रहे थे। बीबी दोंग थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें लिबलेन रखने की अनुमति दे दी। हालांकि उसने साथ ही कहा कि उसे नहीं लगता कि भविष्य में तुम्हें ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसे हल करने के लिए शंतालियों की मदद लेनी पड़े। इसके बाद बीबी दोंग ने तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दी कि जब तक तुम वास्तव में मजबूत नहीं हो जाते तब तक अनवी जिगुंग की शंकी और शंकी की विरासत को आसानी से दूसरों के सामने उजागर मत करना। शंकी और शंकी की विरासत किसी को भी तुम्हारे प्रति सावधान और शत्रुतापूर्ण बना सकती थी। भले ही तुम उसके दीदी हो और तुम्हारे साथ युगवान और गीमे जैसे लोग हो, फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा, वरना दूसरी शक्ति अंधेरे में तुम्हें खत्म करने का रास्ता खोज सकते हो। इसके बाद तुमने बीबी दोंग को कीरोंग हुसैन बत दिखाया। जब उसने सुना कि ये उनकी रक्षा और प्रतिरोध में निश्चित रूप से 50% वृद्धि कर सकता है और पूरे 1 महीने तक संग्रहित भी किया जा सकता है, तो बीबी दोंग के चेहरे पर भी दुर्लभ उत्साह दिखाई दिया। शगुन सी हुंशीर की असली ताकत एक बार में मिलने वाली जंबू की मात्रा नहीं होती, बल्कि ये होती है कि वो पहले से बड़ी मात्रा में शगुन तैयार कर सकता है और तुम्हारे उंगली का प्रभाव अलग अलग स्तर के शगुन पर भी पूरी तरह समान था। अगर भविष्य में वुकवान डेन का सामना 2 बड़े देशों से युद्ध में होता है तो तुम पहले से पर्याप्त संख्या में पंखुड़ियां तैयार करके अकेले ही बड़ी संख्या में शगुन को जंबू प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिब्बाल यूलितात भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसी समय बीबी दोंग को अचानक एक बात याद आई। युगवान और गीमे के पास वुकवान रुघान जी लैंग की जिंदिस लैंग था, तो क्या तुम अकेले अपने दोनों वुकवान का रुघान कर सकते थे। हालांकि गीमे के वुकवान पर अभी कोई हुनवान नहीं था। बीबी दोंग का मानना था कि वुकवान रुघान में असली महत्व दोनों वुकवान के बीच की गता का होता है, न कि इस बात का कि दोनों वुकवान की सीधे रूट को चुनते हैं। तुमने दाहिने हाथ से कीरोंग तोंगतियन जी को स्विचत किया और बाएं हाथ से गीमे का वुकवान स्विचत किया। सुनहरी पंखुड़ियां और काला धुआं एक साथ तुम्हारे शरीर के चारों ओर दिखाई देने लगे। सामान्य स्वयं से वुकवान धारक एक साथ 2 वुकवान को स्विचत नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारे एक वुकवान का आधार की वुकवान था और दूसरा लेलम पर आधारित वुकवान था। दोनों के बीच कोई टकराव नहीं था, इसलिए तुम उन्हें एक साथ इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे जैसे तुम उन्हें नियंत्रित करते गए, सुनहरी रोशनी धीरे धीरे काले धुएं में प्रवेश करने लगी और काला धुआं भी पंखुड़ियों के चारों ओर लिपटने लगा। 2 बिल्कुल अलग वुकवान वास्तव में रुघान होने लगे। एक विशेष लैंगी की बबूत तुम्हारे शरीर के चारों ओर फैल गई। सबसे पास खड़ी हुलियाना को अचानक लगा कि उसका शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। सारा बहुत कम था, लेकिन बंधन का प्रभाव वास्तव में मौजूद था। उसी समय तुम्हारे शरीर के भीतर हुलेली बेहद तेज गति से खत्म होने लगी। रुघान केवल 1 सेकंड तक ही टेक पाया, दोनों वुकवान फिर से अलग हो गए। तुम्हें लगा कि तुम असफल हो गए हो, लेकिन बीबी दोंग ने तुम्हें बताया कि अभी किया गया प्रयास पहले ही सफल हो चुका था। सिर्फ इसलिए कि गीमे के वुकवान पर अभी कोई हुनवार नहीं था। लैंग की जिंदिस लैंगी का प्रभाव बहुत कमजोर था, इसलिए वो केवल हुलियाना को थोड़ी देर के लिए रोक पाया। भले ही तुम्हारी होनेली अभी केवल 14वें स्तर की थी, तुम्हारे द्वारा बनाई गई कीरोंग हुसैन बत फिर भी फंगहोदुल्लों को पूरी तरह मजबूत कर सकती थी और प्रत्येक पंखुड़ी को बनाने में लगने वाली होनेली भी निश्चित थी। उपयोगकर्ता का स्तर बढ़ने के साथ निर्माण की होनेली लागत नहीं बढ़ती थी। पूरे दैपक में निश्चित प्रतिशत से वृद्धि करने वाले वुकवान में सबसे प्रसिद्ध केवल सिब्बाल यूलितात था, लेकिन सिब्बाल यूलितात को उच्च स्तर के शगुन को जंबू देते समय अधिक होनेली खर्च करनी पड़ती थी और फंगों का समय भी सीमित होता था। वहीं तुम्हारे द्वारा बनाई गई पंखुड़ियों को पहले से पूरे 1 महीने के लिए तैयार करके रखा जा सकता था। अगर पर्याप्त संख्या में पंखुड़ियां पहले से तैयार कर ली जाए तो सिद्धांत रूप से लगातार उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि युगवान और गीमे ने भी नहीं सोचा था कि सिंपल वुकवान में ऐसी विशेषता हो सकती है। युगवान ने यह भी पाया कि कीरोंग हुसैन बत उस पर भी प्रभावी था, क्योंकि उसके पास भी कीरोंग तोंगतियन जुग वुकवान था। अगर वो लंबे समय तक इन पंखुड़ियों का सेवन करता रहा तो उसके शरीर को भी बदलने का मौका मिल सकता था और वो अपने जीवन भर के उस अफसोस को पूरा कर सकता था कि वो अभी तक किंगा
किंगान दोहा शरीर नहीं बना पाया था। 5 दिन बाद तुम तीनों फिर से वुकवेन शहर लौट आए। गेकोंग डेन में तुमने कीरोंग तोंकिन जो को बाहर निकाला। एक बैंगी हुनवान धीरे धीरे तुम्हारे पैरों के नीचे से ऊपर उठने लगा। तुम्हारे पहले हुनवान को सीधे चैनिन हुनवान बनते देखकर हुलियाना खुद के रोक नहीं पाई और हैरानी से चीख उठे। बिबिडोंग भी अपनी जगह से खड़ी हो गई क्योंकि इस तरह का हुनवान पैजित सामान्य सुनार की समझ से बिल्कुल बाहर था। गुइमैन ने समझा कि हुनवान को अवशोषित कर सिर्फ आधे साल के समय में तुम 14वें स्तर से सीधे 20वें स्तर तक पहुंच गए। ये जानना जरूरी है कि अभी तुम्हारी उम्र 7 साल भी नहीं हुई थी और जिस वुफुन की तुम साधना कर रहे थे वो पूरे महाद्वीप में सबसे धीमी गति से विकसित होने वाले 15 के वुफुन के रूप में जाना जाता था। इन 6 महीनों में तुम्हारी जिंदगी हर दिन लगभग एक जैसी रही। सुबह तुम वुफुन और हुनसाओ से जुड़ी सैद्धांतिक जानकारी पढ़ते थे। दोपहर में यूमियानजन और एम्बोफो का अभ्यास करते थे। फिर युएग्वान के साथ अलग अलग सेन साओ और लिंग साओ के बारे में ज्ञान सीखते थे। रात होते ही तुम पालथी मारकर ध्यान लगाते और लगातार अपनी वुनली बढ़ाते। इसके बीच तुम्हें बार बार किचो हुसिंग बन बनाना पड़ता था। जब वुनली पूरी तरह खत्म हो जाती तब ध्यान लगाकर उसे दोबारा फेवर करते। सामान्य हुनसर के लिए सबसे अच्छा निताय स्योलन क्षेत्र शायद जंगल, ज्वालामुखी या समुद्र हो सकता था, लेकिन शिमुत्सी हुनसर के लिए सिर्फ एक रसोई होना ही पर्याप्त था। लगातार भोजन बनाना, लगातार वुनली खर्च करना और फिर लगातार ध्यान लगाकर उसे फेवर करना, यही शिमुत्सी हुनसर की असली साधना थी। इसके अलावा तुम हर दिन किचोर हुसिंग बन का सेवन भी करते थे और उसमें मौजूद सेन पेन औषधीय शक्ति का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। इससे तुम्हारा किंगान दोहा शरीर धीरे धीरे और अधिक पूर्ण होता जा रहा था। बेशक इन 6 महीनों की जिंदगी में हुलियाना की कमी भी नहीं थी। ये बड़ी दुनिया की हुलियाना थी। जब भी हुलियाना साधना से थक जाती वो तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठने चली आती। कभी कभी वो अपने साथ कुछ स्नैक्स भी लाती और साथ ही मेवक शक्ति छोड़कर ये देखने की कोशिश करती कि उसकी मेवक शक्ति तुम्हारे ऊपर कोई असर करती है या नहीं। लेकिन पूरे 6 महीनों के बाद हुलियाना ने आखिरकार तुम्हें मेवक से परेशान करने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। जब मेवक काम नहीं किया तो हुलियाना ने सीधे तुम्हारा चेहरा दबाना शुरू कर दिया। आखिर 6 साल के बच्चे का चेहरा सच में काफी मुलायम होता है। तुमने इसका जोरदार विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन तुम्हारी ताकत हर दिन हुलियाना से ज्यादा हो जाएगी उस दिन तुम भी उसका चेहरा दबाओगे। लेकिन हुलियाना को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अभी जब मौका मिल रहा था तो वो पहले चेहरा दबा लेगी। भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी। एक बार विरोध करते समय तुमने गलती से हुलियाना को छू लिया। हुलियाना उसी समय लाल चेहरा करके वहां से भाग गई। उसके बाद काफी समय तक वो दोबारा तुम्हारा चेहरा दबाने नहीं आई। इस दिन तुमने ध्यान लगाना खत्म किया और अपने शरीर के भीतर मौजूद हुनली को महसूस किया। तुम्हारे होंठ अपने आप हल्के से ऊपर उठ गए। 20वां स्तर, 14वें स्तर से 20वें स्तर तक पूरे 6 स्तर की वृद्धि। अगर तुम सैंचन मान हुनली वाले भी होते तब भी ये गति सामान्य प्रतिभाओं को निराश करने के लिए पर्याप्त थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तुम्हारा मुख्य वुफुन शिमुत्सी का कीटोरम तोंतेन योग था। शिमुत्सी हुनसर की साधना की गति पहले से ही सभी सैबिया में सबसे धीमी होती है। समान सैंचन मान हुनली होने पर भी शिमुत्सी हुनसर की साधना क्षमता कभी कभी केवल सैंचन नौजिक हुनली वाले जान हुनसर के बराबर होती थी। तुम केवल 6 महीनों में सीधे 20वें स्तर तक पहुंच सके। इसका कारण यह था कि तुमने हर दिन अपने साधना के समय का पूरी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन इसके पीछे सब्जी लो का हैक्स भी था। तुम्हारा 17वां स्तर और अभी रूपा किया गया 20वां स्तर दोनों ही सब्जी लो के अतिरिक्त पुरस्कार थे। इसका मतलब था कि इन 6 महीनों में तुमने वास्तव में अपनी मेहनत से केवल 4 स्तर की हुनली बढ़ाई थी। बाकी 2 स्तर सिस्टम ने सीधे पूरा कर दिया था। तुम्हारे पास वुफुन देन के संसाधन थे और 2 फोहाउ दोलोरो खुद तुम्हें प्रशिक्षण दे रहे थे। इसलिए तुम्हारी साधना की गति मूल कहानी के टैंग सान से स्वाभाविक से तुलना ही नहीं की जा सकती थी। तुम उठकर कमरे से बाहर निकले। युएग्वान पहले से दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा अच्छा मूड देखकर युएग्वान मुस्कुराया और पूछा, क्या हुआ, आज इतने खुश क्यों हो? तुमने जवाब दिया, बड़े पिता, मैं 20वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। युएग्वान के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। कितने स्तर? 20वां स्तर। युएग्वान 2 सेकंड तक चुप रहा और फिर बेबस होकर सिर हिला दिया। तुम्हारी साधना की गति सच में दिन ब दिन और भी ज्यादा बेतुकी होती जा रही है। तुम शिमुत्सी हो इसे छोड़ भी दें तो सैंचन मान हुनली वाले जान हुनसर की साधना की गति भी जरूरी नहीं कि तुमसे तेज हो। तुमने गंभीरता से कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ। सामान्य ध्यान के अलावा मैं भोजन भी बनाता हूँ, यूमियानजन और एम्बोफू का अभ्यास भी करता हूँ। ये सब भी साधना बढ़ाने में मदद करते हैं। युएग्वान ने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे सिर पर थपकी दी। मेहनत से साधना करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को थका भी मत देना। इसके बाद युएग्वान ने हुलियाना का जिक्र किया। तुम्हारी साधना की गति बहुत तेज होने के कारण बिबिडोंग की हुलियाना से अपेक्षाएं भी पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो गई थी। तुम्हें हुलियाना का हर बार शिकायत करते समय अपने चेहरे पर दिखने वाला वो घमंडी भाव याद आया और तुम हंसने से खुद को रोक नहीं सके। थोड़ा ज्यादा साधना करना अच्छी बात नहीं है क्या? उसके पास आके सैंचन नौजिक हुनली है। गुरु ने भी कहा है कि हुनसर के लिए 20 साल की उम्र से पहले साधना की गति सबसे तेज होती है। अगर अभी समय का फायदा नहीं उठाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसी समय पीछे से गीमई की आवाज आई। अब तो तुम बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें करने लगे हो। गीमई पता नहीं कब गलियारे में आ चुका था। वो हमेशा की तरह काले वस्त्र पहने हुए था और उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। इन बातों को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना एक बात है और खुद से लगातार सख्ती से इन नियमों का पालन करना दूसरी बात। साधना मूल रूप से बेहद उबाऊ काम है। 12 साल की उम्र से पहले ज्यादातर बच्चे अपना मन लगाकर साधना नहीं कर पाते, लेकिन तुम अभी 7 साल के भी नहीं हुए हो और तुम्हारी हुनली पहले ही 20वें स्तर तक पहुंच गई है। ये साधना की गति उस समय की बिबिडोंग से भी तेज है। अब जब तुम 20वें स्तर पर पहुंच चुके हो तो अगला सबसे स्वाभाविक कदम दूसरा हुनवार प्राप्त करना है। युएग्वान तुम्हें चियोखान देन की ओर ले जाते हुए इस बार की योजना बताने लगा। तुम्हारे वर्तमान शरीर की ताकत के साथ 3 से 4 हजार साल पुराने दूसरे हुनवार को अवशोषित करना विशेष रूप से कठिन नहीं होगा। वुफुन देन ने भी कीटोरम तोंतेन गिरोह के लिए उपयुक्त पौधे से हिमवशों की 10 प्रजातियां चुन ली हैं। इस बार हम सिंथोदास सलिन नहीं जाएंगे, हम रोजले सलिन में प्रवेश करेंगे। रोजले सलिन का क्षेत्र सिंथोदास सलिन से काफी छोटा था, इसलिए लक्ष्य हुनवास की तलाश करना स्वाभाविक रूप से थोड़ा आसान होगा। लेकिन तुम्हारे लिए रोजले सलिन चुनने का एक और भी महत्वपूर्ण कारण था। विंगवार लियानियन। वो रोजले सलिन के मुख्य क्षेत्र में स्थित था। मौजूदा समय की समय रेखा के अनुसार विंगवार लियानियन पहले ही डोकुबोर के कब्जे में था। अगर जंगल में उन्हें डोकुबोर द्वारा लगाए गए नुकसान मिल जाते तो वे लगभग निश्चित रूप से विंगवार लियानियन की स्थिति का पता लगा सकते थे। इस बार प्राप्त किया जाने वाला दूसरा हुनवारी उपचार शारीरिक शक्ति की हुलियर रुफेर या हुनली रुफेर से जुड़ा होना सबसे अच्छा रहेगा। उदाहरण के लिए ऑस्कर की हुफेर दाशांक्षा। ऊपर से देखने पर उसमें बहुत अधिक आक्रमण क्षमता नहीं थी, लेकिन युद्ध में यह सबसे उपयोगी हुनवार में से एक था। कीटोरम तोंतेन योग पौधे की वुफुन था, इसलिए उसके लिए सबसे उपयुक्त हुनवास भी स्वाभाविक रूप से पौधे की हुनवार से थे। इसका मतलब यह नहीं था कि शिमुद वुफुन पशु हुनवाशों का हुनवार नहीं ले सकते। बस जब दोनों की कीघता 2 समान हो तो शिमुद ही हुनवास की प्राथमिकता अधिक होती थी। दूसरे हुनवार के लिए पहला लक्ष्य था घ्वेशनतन। घ्वेशनतन पूरी तरह हरे रंग की तनमन जैसी होती थी और उसकी तलवार पर बारीक रोए उगे होते थे। उसमें किसी भी तरह की आक्रमण क्षमता नहीं थी, लेकिन उसकी जेवर रिकवर नमड़ी बेहद आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि उसकी तलवार को सीधे काट दिया जाए तभी वो बहुत कम समय में दोबारा उग सकती थी। दूसरा लक्ष्य था उकलिंगमू। बाहर से देखने पर ये एक छोटे से झाड़ीदार पेड़ जैसा दिखाई
दिखाई देता था उसकी पत्तियां हरे रंग की थी और उनकी नसों के भीतर हल्के सुनहरे रंग का रस बहता था। हुकलिंग मुंह की सेवालेमी बहुत मजबूत थी, टूटी हुई शाखाएं भी तेजी से रिकवर कर सकती थी। इन दोनों हुनवशों के हुनवार को अवशोषित करने पर उपचार या रिकवर से जुड़ा हुनवार मिलने की संभावना बहुत अधिक थी। जल्द ही तीनों चियोखान पहुंच गए। विबिडोंग अभी भी मुख्य आसन पर बैठी थी। हुलियाना यहाँ नहीं थी क्योंकि वो इस समय प्रशिक्षण मैदान में साधना कर रही थी। तुम्हारे प्रभाव के कारण हुलियाना ने भी इन 6 महीनों में अपनी हुल्ली 3 स्तर बढ़ा ली थी। 33वें स्तर से वो 36वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस गति के अनुसार वो मूल कहानी की तुलना में काफी पहले 40वें स्तर को पार कर सकती थी। विबिडोंग ने तुम्हें अंदर आते ही पूछा, 20वें स्तर पर पहुंच गए? तुमने सिर हिलाया। हाँ गुरु। विबिडोंग की आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी। इस बार लॉसित सिलिन की यात्रा में युए गुआन और गुई में दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। वही बात फिर से कह रही हूँ, समय की जल्दी मत करना। सबसे उपयुक्त हुनशो मिलने के बाद ही आगे बढ़ना। तुमने गंभीरता से हामी भरी। इसके बाद तुम युए गुआन और गुई में के साथ क्योहान देश से बाहर निकल गए। जैसे ही तीनों जाने वाले थे, हुलीना अचानक बगल से दौड़ती हुई आ गई। जूनियर भाई, इस बार हुनशो का शिकार करने बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना। हालांकि 2 फंगो दलोड़ा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें खतरा होने की संभावना लगभग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खास तौर पर तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुमने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ वरिष्ठ बहन, जिस समय मैं वुहुन डेन में नहीं रहूंगा उस दौरान तुम्हें अच्छी तरह साधना करनी होगी, वरना ज्यादा समय नहीं लगेगा और शायद मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। हुलीना ने हल्की आवाज में कहा, हूँ ऐसा नहीं होगा। इतना कहते ही गुई में तुम्हें और युए गुआन को लेकर तेजी से उसकी नजरों से ओझल हो गया। हुलीना काफी देर तक क्योहान देश के बाहर खड़ी देखती रही, फिर वो मुड़ी और वापस अंदर चली गई। विबिडोंग ने उसकी ओर देखा। नैना, क्या बात है? हुलीना ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, गुरु, इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि मैं अब पूरी तरह से केवल जंक्शन कंट्रोल वाले रास्ते पर नहीं चल सकती। विबिडोंग ने हल्की भौहें सिकोड़ ली। क्यों? हुलीना ने विबिडोंग से निकल रहे अदृश्य दबाव को सहते हुए समझाना जारी रखा। अगर भविष्य में मुझे तुम्हारे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा जो जंक्शन विवाहक, जंक्शन कंट्रोल और यहाँ तक कि जंक्शन कॉन्गिक से भी पूरी तरह प्रतिरक्षित हो, तो शी युए के साथ वुहुन रुम्भाजी यामेत इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास लगभग कोई उपयोगी क्षमता नहीं बचेगी। इन 6 महीनों में तुम्हारे ऊपर विवाह के पूरी तरह बेअसर रहने को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जंक्शन पे हुंसी भले ही विशेष होते हैं, लेकिन वास्तव में अजय नहीं होते। महाद्वीप के वुहुन अनगिनत प्रकार के हैं। कोई ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि भविष्य में जंक्शन अमली को रोकने वाला कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं आएगा। हुलीना जंक्शन पे के रास्ते को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। वह अभी भी प्राथमिकता के आधार पर जंक्शन सुरक्षा वाले हुनवार ही अवशोषित करेगी, लेकिन भविष्य में उसके जंक्शन हुनगी केवल हंचेन और विवाह पर आधारित नहीं रह सकते थे। उसे वास्तविक जंक्शन कॉन्गी की भी जरूरत थी। इस तरह जंक्शन फामेन से मैं प्रतिद्वंदी को नियंत्रित कर सकती हूँ और खुरवार से सीधे हमला भी कर सकती हूँ। हुलीना की बात सुनने के बाद आखिरकार विबिडोंग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। हुलीना का खुद समस्या पहचानना और उसका समाधान खोजने के बारे में सोचना केवल हुनली का स्तर बढ़ाने से कहीं अधिक दुर्लभ था। विबिडोंग ने जल्द ही उसके लिए साधना की योजना और भविष्य के हुनवार पैचेत को दोबारा तैयार करने की अनुमति दे दी। मूल रूप से हुलीना को केवल तीनाक मुहू जैसी शक्तिशाली जंक्शन सुरक्षा वाली हुनवार के हुनवार लेने थे, लेकिन अब हुनवार की क्षमता विकसित करने के लिए भविष्य में हुनवार का चयन करते समय कुछ बदलाव करने जरूरी थे। हुलीना की क्योहान देश से निकलने के बाद उसने चुपचाप राहत की सांस ली। साधना का रास्ता बदलने की बात करते समय वो वास्तव में बहुत घबराई हुई थी। अच्छा हुआ कि विबिडोंग ने विरोध नहीं किया। तुम्हारे जाने से पहले कही गई बात याद करके हुलीना को लगा कि अगर वो सच में तुम्हारे हाथों हार गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। 7 दिन बाद तुम तीनों आखिरकार लॉरिजित संदिल के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। हालांकि लॉरिजित संदिल आकार में शिंगदो दा संदिल जितना विशाल नहीं था, लेकिन इसके भीतर पौधे और भी ज्यादा घने थे। विशाल पेड़ आसमान को ढक रहे थे। अनगिनत ठंडन एक दूसरे में उलझी हुई थी। हवा में भी घास और पेड़ों की गहरी खुशबू भरी हुई थी। इस बार तुम्हें 3 से 4 हजार साल पुराने शगल्ती के हुनसाओं की तलाश करनी थी, इसलिए तीनों बिना रुके सीधे मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गए। युगवान ने तुम्हें बताया कि अधिकांश शगल्ती के हुनसाओ अपनी जड़ों के कारण एक जगह स्थिर रहते हैं और आसानी से स्थान नहीं बदल सकते। इसलिए अगर वुहुन डेन के रिकॉर्ड के आधार पर उनके रहने वाले क्षेत्र का पता चल जाए तो उनकी तलाश करना पशु के हुनसाओ की तुलना में बहुत आसान होता है। बेशक कुछ अपवाद भी थे। 1000 साल की सयु प्राप्त करने के बाद कुछ शगल्ती के हुनसाओ अपनी मूल जगह छोड़कर जमीन के भीतर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। तीनों पहले खयोरतन के रहने वाले क्षेत्र में पहुंचे। ये जगह एक छोटी नदी के पास थी। जमीन काफी नम थी और चारों ओर काई फैली हुई थी। युगवान नीचे बैठ गया और आसपास की ठंडन को ध्यान से जांचने लगा। अंत में उसने सिर हिला दिया। यहाँ की खयोरतन की सबसे ऊंची नियन भी 2000 साल से कम है। नियन बहुत कम है, आगे तलाश करते हैं। घाटी से बाहर निकलने के बाद उन्हें चौथे स्थान पर मौजूद निंगेक्सा भी मिली। निंगेक्सा की नियन लगभग 3500 साल थी। अगर खयोरतन या युगलिंगमुख नहीं मिलती तो इसे बैकअप विकल्प के रूप में चुना जा सकता था। कुछ ही समय बाद गीमे ने आगे युगलिंगमुख का एक क्षेत्र खोज लिया। कुछ छोटी छोटी झाड़ियां धूप वाली पहाड़ी ढलान पर उगी हुई थी। उनकी हरी पत्तियों की नसों में हल्के सुनहरे रंग का रस बह रहा था। दुर्भाग्य से युगवान की जांच के बाद पता चला कि युगलिंगमुख की नियन भी जरूरत से काफी कम थी। तीनों को आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में उन्हें 7वें स्थान पर मौजूद अक्षय द्वीप, 9वें स्थान पर मौजूद टेलसेन वियर और 5वें स्थान पर मौजूद लिनसम चा भी मिले। तुमने इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। तुमने इन हुनसों के स्थान और उनकी अनुमानित नियन को अपने मन में याद कर लिया। इसके 3 दिन बाद उन्हें खयोरतन का दूसरा क्षेत्र मिला। ये जंगल की गहराई में छिपा हुआ एक ऐसा स्थान था जिसके चारों ओर पानी की भाप फैली हुई थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। युगवान ने झाड़ियों को हटाकर काफी देर तक निरीक्षण किया, लेकिन उसकी भौहें फिर सिकुड़ गईं। यहाँ की खयोरतन की नियन केवल लगभग 1000 साल है। ये तो पहली जगह वाली से भी कम है। गीमे ने तुरंत कहा, रिकॉर्ड में अभी 2 और जगह हैं, तलाश जारी रखो। तुम केवल दोनों के साथ लॉरिजित संदिल की गहराई में आगे बढ़ते रहे। उपयुक्त नियन और उपयुक्त सुपयुक्त सुबटी वाली खयोरतन को ढूंढना कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन था, लेकिन तुम वास्तव में निराश नहीं हुए। इसी समय आगे की ओर एक विशाल दुखजान अचानक फैलने लगा और उसने सामने के पूरे जंगल को ढक लिया। गीमे ने भौहें सिकोड़कर तुरंत दोनों को चेतावनी दी। आगे एक बहुत बड़ा दुखजान है। लॉरिजित संदिल के मुख्य क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में दुखजान पैदा करने वाला अस्तित्व निश्चित रूप से साधारण नहीं है। हमें बेहतर होगा कि इसे पार करके दूसरी तरफ से जाएं। गीमे हमेशा की तरह सावधान था। युगवान भी सिर हिलाकर सहमत होने वाला था, लेकिन इसी समय तुमने अचानक कहा, बड़े पिता रुको। युगवान और गीमे दोनों ने एक साथ तुम्हारी ओर देखा। तुमने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे तुम ध्यान से महसूस कर रहे हो। फिर तुमने कहा, मुझे लगता है कि मेरे वुहुन ने कुछ महसूस किया है। युगवान थोड़ा हैरान हुआ। क्या महसूस किया? तुमने आंखें बंद करके समझाना जारी रखा। किलो तुमतेंग मुझे बता रहा है कि इस दुखजान के भीतर एक बहुत परिचित आभा है। बड़े पिता, कि आपके वुहुन ने कुछ महसूस नहीं किया? युगवान की भौहें
से उड़ गई। वो पहले ही 95 एक फंगादोलो था और उसकी गंदी क्षमता स्वाभाविक रूप से तुमसे कहीं अधिक थी, लेकिन वास्तव में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें गलत महसूस हुआ होगी? मैंने कहा, लेकिन जो तुम्हें सच में कुछ महसूस हुआ है तो अंदर जाकर देख लेते हैं। उन दोनों फंगादोलो के मौजूद होने के कारण पूरे लॉरेज संदिल में ऐसे अस्तित्व बहुत कम थे जो वास्तव में उन्हें खतरा पहुंचा सकते थे। अंततः युगवान ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। तो अंदर जाकर देखते हैं। ये मैं सबसे आगे चलकर रास्ता तलाशने लगा। युगवान तुम्हारे पास ही रहा और अपनी हुल्ली से एक जगह बना दिया जिससे आसपास के दोगुत तुम तक ना पहुंच सके। जैसे जैसे वे दोगजान के भीतर आगे बढ़ते गए, हरी दोगुत और भी घनी होती गई। युगवान ध्यान से चारों ओर देखने लगा और उसकी भौहें लगातार से खुड़ती जा रही थी। अजीब है, यहाँ की दोगुत मुझे कुछ परिचित लग रही है। तुम अपने मन में अच्छी तरह जानते थे कि ये दोगजान मूल रूप से डुकुलभव ने खुद बनाया था। युगवान का डुकुलभव के साथ अक्सर संपर्क रहता था, इसलिए उसे इस दोगुत का परिचित लगना स्वाभाविक था। तीनों आगे बढ़ते रहे। गीमे ने योम और जुली को चारों ओर लगभग 100 मीटर तक फैला दिया। आसपास होने वाली कोई भी छोटी सी हलचल उसके एहसास से बच नहीं सकती थी। तुमने कहा, बड़े पिता, मुझे जो चीज महसूस हो रही है वो शायद नीचे है। गीमे ने काली मुक्ति छोड़ी और तीनों को पूरी तरह उसके भीतर लपेट लिया। पलक झपकते हुए पहाड़ी घाटी के ऊपर से नीचे सबसे निचले हिस्से में पहुंच गए। जब तुमने सामने का दृश्य साफ देखा तो पहले से मानसिक तैयारी होने के बावजूद तुम अनायास ही ठंडी सांस खींचने लगे। विभिन्न चचेनी साहब ने लगभग पूरी घाटी को ढक रखा था। लाल, बैंगनी और सुनहरे रंग की अलग अलग औषधियां पूरी तरह अलग रोशनी और आभा बिखेर रही थी और घाटी के बिल्कुल बीच में लाल और नीले रंग से मिली हुई एक झील जैसी जलधारा थी। उसका बायां हिस्सा आग की तरह लाल था, दायां हिस्सा पानी की तरह बर्फीला था। दोनों पूरी तरह विपरीत प्रकार के जल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वास्तव में कभी एक दूसरे में घुलते नहीं थे। यही जगह थी विंग हॉल यांग। युगवान घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़ा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां लगातार फैलती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांपने लगी। यहाँ इतनी सारी सेंसा कैसे हो सकती हैं जो केवल प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि युगवान ने अचानक कुछ दूर रुकी हुई गेका के आकार की एक सेंसा देख ली। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल वो सेंसा के सामने पहुंच चुका था।